एमपी ट्राइब के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ और उनकी चीर फाड़ भी हम करेंगे कि भाई क्या क्या और एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप लोग अपनी ये याद रखिए कि आप सभी को आंसर्स देना है, गलत हो सही हो डजेंट मैटर, बट आंसर तो दीजिए, प्रयास तो कीजिए। सबसे देखिए इसमें जो आपका मध्य प्रदेश ट्राइब, ये जो है आपका एमपी के पेपर्स, जो पीएससी के पेपर होते हैं उसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर हो, एचएमओ है, यूएमओ है, एच या फिर आपका क्या बोलते हैं एएमओ है, कोई भी पेपर है, वेटरनरी का है, सर्जन एडीपीओ का पेपर, कोई भी XYZ पेपर है, तो उसके लिए अभी जो है साइंटिफिक ऑफिसर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर आपको पता आ रहे हैं, इसके लिए सभी के लिए पेपर 1 में ये आता है। 10 क्वेश्चन आएंगे और फिर आप कहेंगे कहाँ से आए हैं, मैं बताऊंगी कहाँ से आए हैं और आपको तैयार कैसे करने हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आपके सामने। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैं पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल थोड़ा सा हाई रहने वाला है, क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई तो रहने वाला है। आवाज क्लियर है? ऑल क्लियर सभी को? और सभी को क्या मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है? चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, शुरू करते हैं। सबसे पहले है द 7 गॉड्स क्लैन ऑफ गोंड ट्राइब। सप्त देव का वंश, ये किस नाम से जाना जाने वाला? गोंड की गोंड जनजाति के सप्त देव वंश को किस नाम से जाने जाता है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक क्लैन है? मतलब कि देखिए गोंड जनजाति में बहुत सारे क्लैन होते हैं, बहुत सारे वंश होते हैं, गोत्र होते हैं, उसके तहत इनमें से कौन सा है जो कि 7 सप्त देव का माना जाता है? अच्छा, देव से याद आया, गोंड जनजाति में ध्यान रखिएगा, गोंड जनजाति में देवता को या देव को पैन बोलते हैं, याद रखिएगा। और जिस देव स्थान पर देवताओं की पूजा होती है उसको पैन गड़ा बोलते हैं। ठीक है, ओके। चलिए भाई क्वेश्चन आप लोग आंसर लगाएंगे, बहुत सही है। सी लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं है, सी नहीं है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लूँ ताकि मुझे आंसर्स दिखने लगे। डॉक्टर जी क्या नाम है आपका, देखते हैं हम, डॉक्टर साहब क्या नाम है, कौन है? हाँ, अंशुल नरवरे जी सी बोल रहे हैं, क्लियर आई हैव। एंड राजेश्वरी जी बी बोल रहे हैं, डॉक्टर वेटरनेरियन सी। ठीक है, सबके सी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि राजगौंड सबका सुना हुआ है। नहीं, राजगौंड नहीं है, राजगौंड तो एक तरीके का वर्ग है। ठीक है, एक क्या है, क्लास है या वर्ग है, इसको समझिए, कोई गोत्र नहीं है। पहली चीज आपको बताऊं, ये मैं समझा देती हूँ। गोंड जनजाति में क्या होता है, आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको भेज दूंगी, हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है। ये एक वर्ग है, तो ये गोत्र या वंश नहीं है। ठीक है, प्रधान ये एक तरीके का गोत्र है, बट इसका आंसर है जो है ध्रुवे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने ध्रुवे में अगर मैं बात करूं, ये जो है सप्त गौंड, इसको माना जाता है। ठीक है, जो है क्या बोलते हैं, ध्रुवा जो गौंड है, ये आपको याद रखना है, ये सप्त गौंड में माना जाता है, सप्त देव में माना जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है, ध्रुवा जो है कबीला या फिर जो इसका वंश गोत्र होता है, 7 देवताओं या सट्टा देव के पूजते हैं, जो कि परिवार को उसको पूजने देवी देवताओं के आधार पर बांटते हैं। इसमें भी 7 हिस्सों में बांटे गए हैं। ठीक है, सर फोटो नेम, वाई आर यू स्टार्टिंग विथ सर फोटो नेम? सर समझ आया मुझे, सर डायरेक्टर सर ही हमारे करता धरता, उन्हीं के अंडर सारी टीम चल रही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। अकॉर्डिंग टू पेसा एक्ट 1996, देखिए पेसा एक्ट आपको पता हो, सबसे पहली चीज अगर आप किसी भी एग्जाम का दे रहे हैं तो उसमें आपको पेसा एक्ट देखा होगा, यूनिट 3 में भी दे रखा है। और सबसे अच्छी बात है, जनजातियों से संबंधित है, ये PYQ है, एक भी क्वेश्चन ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, पेसा मैं बता देती हूँ क्या है, आप इसको मैं पढ़ देती हूँ पहले क्वेश्चन। पेसा एक्ट के तहत जो सीट का रिजर्वेशन है एसटीज के लिए किसी भी पंचायत एरिया में, वो कितना होना चाहिए? पेसा अधिनियम 1996 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण होता है। कितना होता है, ये आपका जवाब आपको देना है। ऑप्शन पढ़ देती हूँ। कुल सीटों का 2/3, 2/3 बोल रहे हैं।
नॉट लेस देन हाफ ऑफ द टोटल सीट, 1/2 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द टोटल सीट, 1/3 का, और लास्ट में एज पर द डिसीजन टेकन बाय द ग्राम सभा, ग्राम सभा के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब देखते हैं आप लोग आंसर क्या देते हैं, ABCD क्या आंसर है। तब तक मैं पेशा के बारे में 1-2 बातें बता देती हूँ। पेशा एक्ट बहुत ही अच्छा एक्ट है और ये है पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे शेड्यूल 5 अनुसूची 5 के राज्यों में इसको विस्तार किया गया, जिसमें MP आता है क्या, बिल्कुल मध्य प्रदेश इसमें आता है। ये जो है ये भूरिया समिति, याद रखिएगा, भूरिया समिति की अनुशंसा, भूरिया समिति की रिकमेंडेशन पर ये एक्ट आया था। अच्छा, ये जो भूरिया जी हैं ये हमारे ही मध्य प्रदेश से थे, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा पेशा एक्ट के तहत आपको याद रखना है MP में पेशा एक्ट जो है वो कब लागू हुआ है, 15 नवंबर 2022 से शहडोल से लागू हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, शहडोल से मुझे कुछ याद आया, ये तो मैं बता देती हूँ कि मध्य प्रदेश में पंचायत पेशा एक्ट कब लागू हुआ था। ये लिखते जाओ भैया, पेन पेंसिल के बिना अगर आप बैठे हैं पढ़ने आंसर देने तो भाई कोई मतलब नहीं, इसलिए लिखते जाए। और अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो अलग बात है, अदरवाइज लिखते जाएं, तसल्ली से पढ़ रहे हैं। शेड्यूल 5 की अगर हम बात करेंगे MP में कब लागू हो रहा है, ये जो पेशा एक्ट है ये है 15 नवंबर 2022, डेट याद रखिएगा, शहडोल से लागू हुआ था। भूरिया समिति कौन सा कमिटी है, कमिटी भूरिया कमेटी का नाम याद रखिएगा, इसकी रिकमेंडेशन पे ही हुआ था। अच्छा, अब आते हैं इस प्रश्न पे, ये क्या करता है, ये एक्ट क्या करता है, पंचायती राज का सिस्टम शेड्यूल एरिया में या शेड्यूल ट्राइबल एरिया में पहुंचाता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ग्राम सभा पर सब छोड़ा गया, एटलीस्ट रिजर्वेशन का जो मामला है, सीट की रिजर्वेशन, कम से कम आधी की सीटें किसी गांव में अगर शेड्यूल जहां पर पेशा लागू है तो उस गांव में अगर 50% जनजाति जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो पेशा जो ग्राम पंचायत का मान्यता नहीं होगी। तो कम से कम 50%, उससे कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 50%। फिर ज़्यादा कितनी भी हो सकती है बट इससे कम नहीं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ये पेशा लागू है इसलिए, ठीक है। चलिए, ये सेक्शन कौन सा है, देखिए ये सेक्शन वगैरह तो हालांकि पॉलिटी वाली मैडम आपको पढ़ा देंगी क्योंकि उसमें पूछा जाता है और पूछा भी गया है कई बार इस टाइप के प्रश्न। देखो, इस बात को हमें समझना होगा कि ये प्रश्न क्यों आएंगे, क्योंकि हमारे पास एक टॉपिक लिखा है उसमें कि जनजाति कल्याण के लिए किए जाने वाले जो प्रोग्राम हैं, जो एक्ट हैं, पॉलिसीज हैं, वो भी इसके तहत आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, द शेड्यूल एरियाज एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ST/SC एक्ट की बात कर रहे हैं, वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर। सीधी भाषा है, ये अधिनियम जो है SC/ST अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ST/SC अधिनियम, इसके बारे में आपको बताइए किस वर्ष ये आया है, बढ़िया क्वेश्चन है आपका, है ना। ST/SC अधिनियम की अगर हम बात करें तो कब आया है बताइए भाई, प्रश्न का उत्तर देते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3, तो ये जो है आपका एक्ट, बिल्कुल बिल्कुल इसका एकदम सही आंसर आप दे रहे हैं, 1989 में ये एक्ट आया है। इसके तहत 1-2 बातें और मैं बता देती हूँ आपको, जो ये एक्ट आया है 1989 में आया है, इसके तहत 1-2 बातें हैं, स्पेशल कोर्ट बनता है, पहली चीज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, एक दूसरी चीज किसी भी इसकी जो सेक्शन धारा 3 है उसके तहत सारे अत्याचार दे रखे हैं, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है। इसमें अधिकतम जो पनिशमेंट है वो कितनी है, तो याद रखिए इसमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। अगर आपने किसी ST/SC के व्यक्ति के खिलाफ कुछ इस तरीके के षड्यंत्र रचे हैं सॉरी, कि उस व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाएगी तो बदले में आपको भी फांसी की सजा होगी, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है आयोग द्वारा, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, बट ठीक है, ST/SC टर्म किसको माना गया ऐसा है, ये भी PYQ है। मजेदार बात, ये सारे अभी तक मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं ये सारे PYQ, एक भी क्वेश्चन में भी नया नहीं लाई हूँ, जब मैं नया लाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि ये क्वेश्चन नया है। अभी 5-6 क्वेश्चन लगातार PYQ है, आपको लेवल समझ आएगा
दिमाग खुलना जरूरी है। वो करा देते हैं ना कि भाई कौन सी 3 पीवीटीजी है, आप लगा दिया खुश हो गए, शहरिया कहाँ रहती है लगा दिया खुश, नहीं। 5 क्वेश्चन तो ऐसे आ जाएंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन जो आएंगे ना वो ये आएंगे, तभी मैं ऐसे क्वेश्चन करा रही हूँ। समझ रहे हो इस बात को? ये हमें समझना होगा कि क्या पढ़ना है। हम वही चीजें पुराने ढर्रे पे पढ़ते रहेंगे और आयोग पूछ ही नहीं रहा है। क्या पूछ रहा है देखिए, मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी सर्विस रूल 1983, पहले तो यही लिख लो, कभी पूछा जाएगा आपके हायर एजुकेशन भी टॉपिक है, याद होगा आपको, है ना। मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी सर्विस रूल कब आया था, ये लिख लो, अगली बार पूछा जा सकता है। 1983, है ना। माने कि हिंदी में अगर हम इसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियमक कब का है, 1983 के अनुसार। एसटी व एससी से क्या तात्पर्य है, एसटी व एससी का डेफिनेशन क्या है। अब ये जानना चाह रहे हैं इस एक्ट में एसटी और एससी किसको डिफाइन किया गया है। देखिए इस इंडिया में ज़्यादातर जो एसटी एससी एक्ट को डिफाइन किया गया है वो संविधान में कर दिया गया है ना। संविधान की जो आर्टिकल अनुच्छेद 366, आर्टिकल 366 के 2 है, 24 एंड 25, और एक और 23 इसमें शेड्यूल किया गया है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीनों सब क्लॉज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, तीनों सब क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जहां भी एसटी एससी की डेफिनेशन की बात होती है, किसी भी एक्ट में हो, कई एक्ट में आता है कि एसटी एससी को डिफाइन कहाँ किया गया, कैसे किया गया, तो वो संविधान की डेफिनेशन ही मानी जाती है, याद रखिएगा, कोई और डेफिनेशन लागू ही नहीं होती, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और ये आर्टिकल कौन सा है ये भी याद रखेंगे, 366 का 24, 25, जिसमें से आर्टिकल 24 में एससी को डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 25 में एसटी को डिफाइन किया गया है। क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर, वेरी मच क्लियर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। ये अब आया है वो क्वेश्चन जो आप सब जवाब देंगे और बिल्कुल आपको देना चाहिए। अगर आप ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो बिल्कुल लानत है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको वीडियो देखने की ज़रूरत है ना। तो चलिए भाई बताइए, है ना, इसमें आपको बताइए, इस क्वेश्चन नंबर है 5, इसका हम पोल ले लेते हैं। चलिए भाई इसका हम पोल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आप पोल पे क्लिक कर सकते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का पोल लेते हैं कि भाई भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब तो हर कोई देगा। किस जिले में मनाया जाता है, क्या वो झाबुआ है, भोपाल है, देवास है, उज्जैन है। चलिए तब तक मैं इसके बारे में और जानकारियाँ देती हूँ आपको, ठीक है। भगोरिया पर्व बहुत अच्छा है, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आते हैं। सबसे पहली चीज, कब मनाया जाता है ये, होली पर। पहली चीज आप याद रखेंगे, होली पर ये मनाया जाता है। कितने दिन का होता है, 7 डेज का होता है। अब डेज और दिन समझ जाते हैं। इसके अलावा 2025 में इसको मध्य प्रदेश का राजकीय पर्व, स्टेट फेस्टिवल अनाउंस कर दिया गया है। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि राजकीय नृत्य क्या है, राई, है ना। राजकीय, अगर हम बात करते हैं पशु क्या है, अगर हम पढ़ते हैं, बताइए राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा, है ना, ऐसे पढ़ते हैं ना। राष्ट्रीय भाई वृक्ष क्या है, बेनियन, है ना। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश का जो राजकीय पर्व है वो घोषित कर दिया गया है भगोरिया को, ठीक है। चलिए देखते हैं लोगों ने क्या क्या जवाब दिए हैं, मैं भी तो देखूं जरा क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, है ना। ओके देखते हैं, बढ़िया, बहुत अच्छा, सभी ने सही जवाब दिया। और इसका सही जवाब देना बनता ही था, बिल्कुल सही जवाब दिया आप सभी लोगों ने, बिल्कुल। ये झाबुआ में मनाया जाता है ना, अलीराजपुर में मनाया जाता है, धार में मनाया जाता है। तो जहाँ पर भील किस जनजाति से संबंधित है ये, है ना, भील, भिलाला, है ना, भील, है ना। इसके बाद भिलाला, और याद रखिएगा उमड़ी, रथिया, है ना, ये सारी भील की ही ट्राइब है, मतलब जनजातियां। इसके अलावा भगोरिया में एक और है गल बाबजी, इसी समय पे गल पर्व भी मनाया जाता है, इसको गल बाबजी की पूजा बोलते हैं। ये सुन लीजिए, ये अभी किसी प्रश्न में, अभी किसी पेपर में आया था गल बाबजी, अब याद नहीं है मुझे किस में आया था, बट आया था।
ये भी भगोरिया के समय पर यानी होली के समय पर ही भील एवं भिलाला जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व है, जिसमें क्या होता है, भील एवं भिलाला जनजाति क्या करते हैं, इसको बहुत अच्छा पर्व है कि वो मन्नत मांगते हैं कि भाई हमें क्या हो, ऐसा नौकरी लग जाए, हमें क्या है कि भाई हमारे मान लीजिए कि नौकरी लग जाए, बच्चा हो जाए, या फिर ऐसी कोई संपत्ति मिल जाए, ये कोई खेत है हमारे नाम हो जाए, कुछ भी जो उनकी मर्जी, ठीक है। अगर मान लो वो मनौती उनकी पूरी हो जाती है तो भगोरिया उत्सव के समय पर ही गल पर्व भी मनाया जाता है, जिसमें होली के समय पे वो इस मनौती पर्व को मनाते हैं, जिसमें बहुत ही खतरनाक तरीके से रहता है कि एक पोल होता है, एक जैसे डंडा गाड़ा, उस पर एक और डंडा ऐसे, समझ रहे हो, एक ऐसे एक ऐसे, और जो ये वाला डंडा है यानी हॉरिजॉन्टल वाला जो है, इस पर एक व्यक्ति अपने आप लटकता है ना, और उसको जो है घुमाया जाता है ना। मनौती पूरी होने पर जो है गल बाबजी मनाया जाता है, और वो कब मनता है याद रखिएगा, होली पर मनता है पहली चीज, भगोरिया उत्सव के समय ही मनता है। किस जनजाति में मनता है, भील में मनता है, गल पर्व होता है ना। इस गल बाबजी जो है, ये जो गल बाबजी की हम बात कर रहे हैं, जो गल पर्व है, ये नारायण देव जी हैं, उनका एक सिंबल होते हैं, हालांकि हम इसको गल बाबजी नाम से, देवता जी से नाम से जानते हैं। बढ़िया है। भगोरिया के बारे में क्या मैं बता रही थी, एक तो होली का अवसर, भील भिलाला 7 दिन का होता है, स्टेट फेस्टिवल 2025 में मना दिया। इसके कुछ अंग हैं, इसको 3 अंगों में मनाया जाता है। उजाड़िया पहले होता है, सॉरी सबसे पहले भगोरिया, गुलालिया और फिर उजाड़िया। इसी के समय भगोरिया पर्व के समय ही गोल गधेड़ो भी होता है, गोल गधेड़ो ये भी जिसमें है, ये भी भील जनजाति में, बता देती हूँ क्या होता है गोल गधेड़ो। भील जनजाति में लिखते चला करो ये सारी बातें। भील जनजाति में गोल गधेड़ो पर्व होता है, जिस ये पर्व नहीं होता, सॉरी, गोल गधेड़ो क्या होता है, मैरिज बाय ट्रायल, परीक्षा विवाह। ये क्या है, एक तरीके का परीक्षा विवाह है ना, परीक्षा विवाह। क्या हो रहा है इसके दौरान, परीक्षा विवाह में एक लड़का जो है वो क्या करेगा, पेड़ पर या पोल यानी खंभ पर चढ़ने की कोशिश करेगा, उस पे रखा नारियल या गुड़ उसको खाने की कोशिश करेगा। बहुत सारी लड़कियां उसको मारेंगी, पीटेंगी और उसको नीचे उतारने का प्रयास करेंगी कि भाई ये चढ़ ना जाए और वो नारियल या फिर गुड़ ना खा ले, ठीक है, ये कोशिश होती है। अगर वो मान लो लड़का इसमें जीत जाता है, अपनी परीक्षा में वो सफल हो जाता है और वो उसको खा लेता है, तो वो अधिकार रखता है कि वो लड़कियां जो हैं उनमें से किसी भी लड़की से शादी कर सकता है। ये इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। चलिए ठीक है, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं हालांकि मेरे पास सुनाने को, बट अभी हमारे पास समय नहीं है क्योंकि प्रश्न बहुत हैं। अभी हम 6वें पे आए हैं। बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत ही प्रश्न अच्छा है ये। कर्मा नृत्य किस ऋतु में नहीं किया जाता है? बहुत शानदार भैया, कर्मा नृत्य किस ऋतु में नहीं किया जाता है? कर्मा पूजा के बारे में तब तक मैं बता देती हूँ जो कर्मा नृत्य से ही जुड़ी हुई है। कर्मा नृत्य किन किन जनजातियों में होता है? पहले तो यही है, सबसे पहले बैगा, बैगा नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। इसके बाद ये भारिया, इसके बाद आपको याद रख, ये मध्य प्रदेश की बता रही हूँ, वैसे तो सब जगह ही होता है ये, है ना। इसके बाद गोंड। कृपया करके कर्मा नृत्य में भील भिलाला कोल नहीं लगाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है मुंडा, ठीक है सॉरी, संथाल, हालांकि ये मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है जनजाति, बट मैं बता रही हूँ, ठीक है। बट आपको ये 3 याद रखनी ही रखनी है जो कर्मा नृत्य करती हैं। किस ऋतु में नहीं किया जाता है, ये मतलब बढ़िया प्रश्न आप बताएंगे, ठीक है। इसके बाद कर्मा जो है ये एक वृक्ष है। कर्मा क्या है? ये एक वृक्ष है। ये भी प्रश्न एमपीपीएससी पूछ चुका है कि कर्मा जो पर्व है वो किसके लिए मनाया जाता है। ये कर्मा क्या है? कर्मा एक वृक्ष है, अरे मैंने क्या लिख दिया, पक्ष लिख दिया, सॉरी, वृक्ष है, ठीक है, याद रखिएगा। कर्मा क्या है? एक तरीके का वृक्ष है। अब कर्मा पर्व या कर्मा नृत्य जो है ये कब होता है? ये कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? ये भादों के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, भादों माह में, क्योंकि ये आजकल एमपीपीएससी यही पूछता है किस महीने में भैया। मेघनाथ पर्व कब मनाया जाता है? फागुन में मनाया जाता है ना। ऐसे ही कि भैया बताओ छेरता पर्व कब मनाया जाता है? पूस के महीने में मनाया जाता है भैया। ऐसे ही आएगा कि भाई ये जो अपनी नवरात्रि मनाई जाती है, हालांकि उसको अलग अलग नाम से है, या फिर अच्छा वो आया था अभी हाल फिलहाल में क्या आया था,
मैं बता रही थी आपको, इंद्र पर्व आया था, हालांकि वो ट्राइब पूछी गई थी बट फिर भी कब मनाया जाता है, अगर पूछ ले गल बाबजी कब मनाया जाता है, भगोरिया कब मनाया जाता है, भगोरिया फागुन में मनाया जाता है, इस तरीके से याद रखिएगा, ये भादों में मनाया जाता है। अब आपको इसका जवाब दीजिए, पहले कितने लोग दे रहे हैं। देखिए अगर मैं आपको बताऊं, ये जो है लगभग सभी ऋतुओं में, लेकिन इसको क्या है, कृषि कार्य के दौरान यानी कि बारिश के सीजन में ये परफॉर्म नहीं होता है, ठीक है, यानी कि जो वर्षा ऋतु है इसमें ये कर्मा नहीं करते हैं, ठीक है। नृत्य वर्षा ऋतु में छोड़कर अन्य सभी ऋतुओं में किया जाता है, क्योंकि वर्षा के दौरान कृषि कार्य के मतलब व्यस्तताएं होती हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास मध्य प्रदेश से रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही फाउंडेशन बैचेस अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट IMP लिख देती हूँ इसमें मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न मैं पढ़ देती हूँ। अच्छा, प्रश्न के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इजी प्रश्न भी है, प्रश्न के साथ जो मैं खोलने वाली हूँ ना वो ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। गोट चेक क्या है ये सब, इसमें एक प्रॉब्लम है। गोट चेक जी क्या है, अच्छा चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख लेते हैं, इजी क्वेश्चन, लेकिन इसको मैं खोलना चाहूंगी, मुझे पता है ज्यादा लोगों को आता होगा। रानी दुर्गावती बहुत अच्छी शासिका रही, कहाँ की रही, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है, वीरांगना रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, इनके बारे में मैं आपको काफ़ी कुछ बताना चाहती हूँ, वो आप लोग सुनते जाएं। सबसे पहली चीज इनका, अगर हम रानी दुर्गावती के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली चीज याद रखना है कि ये चंदेल वंश से संबंधित थी, ठीक है। नहीं ये याद करो, चंदेल वंश की बेटी थी, बट गोंड वंश याद रखो क्योंकि पूछा जाता है गोंड वंश, गोंड वंश से संबंधित है। गोंड वंश की तो रानी है, लेकिन बेटी कहाँ की थी, बेटी थी ये चंदेल, यानी कि इनके पिताजी कौन थे, वो चंदेल वंश के थे। चंदेल वंश में भी इनके पिताजी का नाम क्या था, शालीवाहन, क्या था, शालीवाहन। जब भी पूछा जाए ऐसा दुर्गावती के बारे में किसने कहा है, वैसा दुर्गावती के बारे में किसने कहा, आप बोलेंगे अबुल फजल, ज्यादातर अबुल फजल के स्टेटमेंट MPPSC पूछता है। एक और चीज रट लिया आपने, अच्छा रानी दुर्गावती के जन्म को 500 वर्ष हो चुके हैं, कितने, कब हुए थे, 2024 में, जी हाँ 2024 में रानी दुर्गावती के जन्म को 500 वर्ष पूरे हुए थे। तब बहुत सारे नए नए कानून हुए थे, नई नई व्यवस्थाएं हुई थी। रानी दुर्गावती के जो हस्बैंड है उनका नाम है दलपत शाह। रानी दुर्गावती के जो ससुर साहब है उनका नाम है गलत है, संग्राम शाह, इसमें नहीं लिखा है, संग्राम शाह। रानी दुर्गावती किससे लड़ाई लड़ी थी, किसके खिलाफ, अकबर के खिलाफ, है ना, अकबर के खिलाफ इनने लड़ाई लड़ी थी, याद रखिएगा। इनका जन्म, अच्छा ये भी याद रख लो भाई, 1524 पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे 5 अक्टूबर का दिन था, 5 अक्टूबर की इनकी डेट, हालांकि अब नहीं पूछेगा, तब पूछ चुका है, कई बार पूछ चुका है कई एग्जाम में, इसलिए नहीं। अच्छा इसमें अकबर के खिलाफ कौन से युद्ध में लड़ी थी, नरई का युद्ध, याद रखिएगा, नरई का युद्ध। अच्छा सेनापति कौन था, अकबर का सेनापति असफ खान, ये भी याद रखिए, ये किससे लड़ी थी, असफ खान, ये कौन था, अकबर का सेनापति था जो आया था लड़ने। चौरागढ़ की लूट भी असफ खान ने की थी, और इसका विवरण जो है वो कौन देता है, विवरण देता है अबुल फजल। इनके बेटे का नाम, रानी दुर्गावती का जो बेटा जिनके नाम पर वो शासिका बनी है वो है वीर नारायण। ये भी देखो इतना खोल के रख रही हूँ ना कि इससे क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं, है ना। वीर नारायण का नाम याद रखेंगे आप, जो इनके बेटे हैं, ठीक है। नरई नाला असफ खान, बहुत शानदार, आप बहुत, देखिए ये इतना खोल दिया है ना कि भाई इससे बाहर तो मतलब जा सकता है, पर ज्यादातर इसमें PYQ आपके कवर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आपको आना ही चाहिए क्योंकि इजी क्वेश्चन है। इसको मैं इजी क्वेश्चन का कैटेगरी रखूँ, बिल्कुल लड्डू टाइप का क्वेश्चन, एकदम 5 स्टार टाइप, लेकिन आएगा, है ना, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। क्या बोला उसने, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है हाईएस्ट ST पॉपुलेशन, यानी कि
जनसंख्या, क्या जनसंख्या प्रतिशत की बात हुई है? नहीं। क्लियर है हम लोगों को, जनसंख्या की बात हुई है। अब आप बताएंगे, ठीक है, मैं फिर से क्लियर कर रही हूं, ठीक है। आंसर याद रखना है हमको कि क्या बात है, क्या प्रश्न है और क्या क्या। देखो ये तो ऐसे क्वेश्चन है बार बार आते हैं, बारों बार, बहुत बार आते हैं और आप गलत जवाब नहीं देंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, अनुसूचित जनजाति एसटी की हाईएस्ट पॉपुलेशन, जनसंख्या, देखिए इसमें ऑप्शन में दे रखा है धार, झाबुआ, देवास, खरगोन, ठीक है। तो अभी तक जो आंसर आए हैं आप सभी लोग बिल्कुल ही, जो आप सभी लोग जो हैं वो क्या हैं, बिल्कुल ही गलत हैं, सभी ने गलत आंसर दिया। तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ के चलेंगे, प्लीज लिख लें, हो सके तो लिख लें, हो सके तो, अरे प्लीज, है ना। ये कुछ बातें हैं जो आपको भूलनी नहीं है ना, ये कुछ बातें हैं जो आपको भूलनी नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलनी है, याद रखिएगा, है ना। ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, देखिए कुछ बातें हैं मैं बार बार बोलती हूँ कि भूलनी नहीं है, तो वजह है उसके पीछे कि नहीं भूलना है। ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखेंगे। इस प्यारे मध्य प्रदेश में यहाँ पर जिले पड़ते हैं झाबुआ, अलीराजपुर। आप अभी हाल फिलहाल के लिए अलीराजपुर याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? अलीराजपुर का नाम याद रखेंगे। एक इधर जिला आता है धार, क्या आता है? इंग्लिश में लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही चल जाएगा। धार लिख देते हैं, चलो, जिला है धार, ठीक है। अरे लोग बोलने लगते हैं मैडम हिंदी में नहीं लिखती हो आप, इंग्लिश में लिख देती हूँ। यहाँ जिला आता है हमारा प्यारा भिंड। हाँ जी, मैं भिंड की हूँ, मतलब बेसिकली इस एरिया में हमारी रूट्स भिंड में है, तो ऐसा वाला भिंड, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब इनके बारे में दो बातें मैं आपको बताती जाती हूँ। सर्वाधिक एसटी की अगर बात करें परसेंटेज कहां पर है, तो परसेंटेज सर्वाधिक कहां पर है? अलीराजपुर में। कितना? 89%। परसेंट के मामले में हाईएस्ट अलीराजपुर। लेकिन जनसंख्या की बात करें, किसकी बात हो रही है? जनसंख्या। जनसंख्या में मैक्सिमम धार जिला और भिंड दोनों में कम है, यानी परसेंटेज और जो है जनसंख्या दोनों में जो है सबसे कम क्या है? एसटी की, सबसे कम एसटी की जनसंख्या एवं बात करते हैं परसेंटेज सबसे कम कहाँ की है? भिंड की। लिख लो, छाप लो, भूलना नहीं है, ये बेयर मिनिमम है, समझ लो, इतना तो आना ही चाहिए। बाकी मैं अभी उम्मीद नहीं कर रही हूँ आप लोगों की और सारे याद रखिए कि भाई पहले नंबर पे अलीराजपुर, दूसरे पे झाबुआ आता है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ आपसे याद रखो, है ना, ऐसे नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको मेन 3 फैक्टर बताए अभी तक। एसटी प्रतिशत के मामले में अगर हम जाएंगे तो अलीराजपुर एसटी सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में अलीराजपुर कितने हैं? 89 भी याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में धार कितनी? 12 लाख। बिल्कुल, धार जिले में 12 लाख एसटी जनसंख्या रहती है और धार में ही सर्वाधिक क्या है भाई? एसटी ब्लॉक, ट्राइबल डेवलपमेंटल ब्लॉक होते हैं, टीडीबी सबसे ज्यादा 12 है। कितने हैं? ट्राइबल जनजातीय विकास खंड, वो भी 12 है धार में, और भिंड में कुछ नहीं है, बिल्कुल परसेंटेज 0। चलो भाई, आप लोग, मुझे लगा था ये फैक्ट क्लियर यहाँ पे करना चाहिए ताकि आप लोग को बेटर, मैंने कहा पूरा खोल के रख देंगे अपन, तो जितने प्रश्न हैं उन सबको अच्छी तरीके से खोल के ही रख देंगे, ठीक है। अब हमारा ये प्रश्न था, अब आप सही जवाब देंगे, होपफुली मैं ऐसा मान के चल रही हूँ आप लोग सही जवाब देंगे, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो है बिल्कुल धार जिला, क्योंकि बात हो रही है जनसंख्या की। प्रश्न समझ गए आप? ठीक है, क्लियर, ऑल गुड, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ये लिखा है पूरा 12,22,000, है ना। धार फर्स्ट नंबर पे आता है जनसंख्या में,
सेकेंड नंबर पे बड़वानी है, थर्ड नंबर पे झाबुआ है। और प्रतिशत में, और अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे क्या है इसमें, फर्स्ट नंबर पे है अलीराजपुर, सेकेंड नंबर पे झाबुआ, याद रखिए। ओके, क्लियर। चलो सबने बढ़िया यू टर्न मान लिया है, बिल्कुल जरूरी है यू टर्न मारना। अगला प्रश्न लिखते जाइए करें, ये सारी बातें लिखना है हमको। आप अच्छे से अच्छा जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितने से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो जवाब दे सके, है ना। देखते हैं हम क्या चल रहा है। बाकी लोग कहाँ हैं, पुराने भाई लोग हमारे। चलिए बढ़िया है, आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिए करें, और हर संडे हम मिलेंगे और डेफिनेटली मैं हर बार अच्छे क्वेश्चन लाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके संग, भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं। अच्छा प्रश्न है, बट इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि भिम्मा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। चलिए भाई बताइए भाई। चलिए भाई बताइए, भिम्मा जनजाति के लोग कहाँ पर निवास करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करा जाए और छोटा है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बिल्कुल बहुत दिनों बाद, बिल्कुल सही है। ये ऐसा क्यों आ रहा है इसमें, अपने आप ये ट्रांसलेट हो जाता है मेरे पास आते। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम देख लेंगे। हाँ बिल्कुल, चलिए। भिम्मा जनजाति रिसाइड इन विच, बताइए भाई बताइए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, आप तो ये सब तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए, बताइए भाई। देखते हैं आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं। देखिए, बैतूल या छिंदवाड़ा, मंडला डिंडोरी, रीवा सतना, सीधी शहडोल। भैया एक तो आपको पता हो, लमसम भी अगर आइडिया तो आप आंसर लगा ले जाएंगे कि कहाँ पर है। एटलीस्ट एक या दो तो, एक ए आया है, किसका आया है ए किसका आया है, रसू, क्या लिखा, रसगुल्ला, पूरा आगे पता नहीं क्या लिखा है, जो भी है आपका नाम थोड़ा सा अजीब है। चलिए ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, सबके आंसर्स देख लेते हैं। सी आया है, सी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। रीवा सतना साइड तो है ही नहीं है, ठीक है, वहाँ पर सिर्फ एक आधी ट्राइब है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो भी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सीधी शहडोल नहीं है, छिंदवाड़ा, बैतूल, इट्स मंडला डिंडोरी, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर भिम्मा ट्राइब आपको मिल जाएगी, भिम्मा जनजाति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए भाई, विच ऑफ द, ये बहुत इजी क्वेश्चन भाई, ये तो ऐसा क्वेश्चन है गलत होना ही नहीं चाहिए। अगर ये गलत हो रहा है तो 2 घूंट पानी लो और मुंह पे मारो, पहले तो जाग जाओ, है ना। चुल्लू और पानी में आप डूब सकते हैं। इसके लिए ये वो प्रश्न है कि पीवीटीजी ही नहीं पता। चलिए नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, शुरू कर रहे हैं पढ़ाई तो अलग बात है ना। अगर आप पढ़ाई बहुत दिनों से कर रहे हैं और घर वालों को सुना रहे हैं कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ और ये जवाब नहीं आता है, तो आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जिनको नहीं ज़रूरत है। देखिए मध्य प्रदेश में पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको विशेष पिछड़ी जनजाति समूह, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 3 है, वो है बैगा, भारिया, सहरिया। अगर आप कमरे में अकेले हैं और आप क्लास देख रहे हैं और आप नए हैं तो मुंह से बोलें, मध्य प्रदेश में 3 पीवीटीजी हैं, मुंह से बोलिए, बैगा, भारिया, सहरिया, क्योंकि याद करना बहुत मैंडेटरी है। पूछा हजारों बार ये प्रश्न जा चुका है, कौन सी 3 है, इनमें से कौन सी नहीं है, और लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, ये यहाँ पर है डिंडोरी जिला, उस मंडला जिला का पार्ट है। मंडला जिले से निकला हुआ डिंडोरी जिला। डिंडोरी जिला में बैगाचक क्षेत्र है और वहाँ पर मिलती है सबसे ज़्यादा बैगा जनजाति। बैगा जनजाति किस क्षेत्र की, बैगाचक, याद रखिएगा, बैगाचक ये क्षेत्र है जहाँ पर बैगा जनजाति है। दूसरी छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा जिले की आप जाएंगे तामिया तहसील, उसमें जाएंगे पातालकोट, पातालकोट में मिलेगी आपको भारिया। कौन सी, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ये कहाँ में रहते हैं, पातालकोट जिला
जिला छोड़ो, अभी तहसील लिखते हैं पहले। तहसील तामिया और जिला छिंदवाड़ा, ये भी याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये प्रश्न बहुत बार आया है। बैगाचक क्षेत्र, डिंडोरी, मंडला, हालांकि डिंडोरी में ज़्यादा है तो आजकल डिंडोरी का ही प्रश्न आता है। और आखिरी बची सहरिया, ये श्योपुर जिला, श्योपुर जिले की करहाल तहसील में खासकर, बट फिर भी अपन श्योपुर बोल देंगे खासकर। यहाँ पर है हमारी सहरिया जनजाति, समझ गए? बढ़िया, देख रहे हो। हालांकि सहरिया पूरे में क्षेत्र में फैली हुई है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। ये 3 और इन कहाँ पर हैं, ये सारी चीज़ें याद रखिए। इसके साथ 1-2 फैक्ट और बता देती हूँ आपको। पहला फैक्ट, सहरिया खुद को भीलों का छोटा भाई कहते हैं, लिख लो। सहरिया खुद को भीलों का छोटा भाई बोलते हैं। भारिया खुद को गोंड का छोटा भाई बोलते हैं, लिख लो। भारिया खुद को गोंड का छोटा भाई बोलते हैं। बैगा खुद को भुईहार का छोटा भाई बोलते हैं, भुईहार का छोटा भाई बोलते हैं। ये छोटा भाई क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये सारे प्रश्न आए हुए हैं और आगे भी आएंगे, समझ गए? चलिए लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इससे ज़्यादा खोल के पढ़ा नहीं पाऊंगी मैं, है ना, मतलब और भी पढ़ा सकती हूँ, मेरी तो बहुत कैपेसिटी है, बट टाइम के अनुसार मतलब काफ़ी खोल के आपको प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, मतलब ये समझो एक प्रश्न में मैं कम से कम 10 प्रश्न और दे रही हूँ आपको, भैया वो 10 क्वेश्चन और बोनस ले जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रैक्टिस भाई, रिवीजन होना चाहिए सबसे ज़्यादा। बार बार सुनने से, बार बार आप मेरा ये अगर सुनेंगे तो रिवीजन होगा, नहीं तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ द नाट्य कार्य, है ना, यानी कि नट कार्य जो होता है, नट लोग समझते हैं, जो कर्तव्य वगैरह दिखाते हैं, है ना, नट, उससे जुड़ी हुई कौन सी है इससे, ठीक है भैया। ऑप्शन सुन ले, लोहार पीटा, बाछड़ा, बंजारा या बैगा। ये मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं जनजातियाँ, है ना। उनमें से कौन सी है जो नटकार, समझ लो, नट समझते हो, जो कर्तव्य दिखाते हैं, रस्सी पर चलते हैं और या अलग तरीके कर्तव्य दिखाते हैं पहले। अब तो खैर ये सब बंद हो गया है उतना, तो सब लोग रील में ही देख रहे हैं और कुछ बचा नहीं है। ये हमारी पुरानी कला थी एक तरीके की, है ना। वो उसमें बड़ा सा रिंग होता था, छोटा सा रिंग होता था, उसमें लड़की घुस जाती थी, निकल जाती थी पूरा, है ना। देखा होगा कभी आपने, मैंने एक बार देखा है। तो इसमें से कौन सी जनजाति है जो इससे संबंधित है? बाकी लोग भी उत्तर दिया करें, ठीक है, बाकी आप लिख भी सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन एज इट इज अगर मान लो इनकी भी कॉपी में लिखना शुरू कर दिया, अगर आप कोई पेपर दे रहे हैं, मान लेते हैं हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कुछ भी है, साइंस वाला है, ये सब पढ़े ही नहीं है कभी आपने, है ना, लेकिन आप देना चाहते हैं, बिल्कुल देना चाहेंगे, क्यों नहीं देना चाहेंगे। तो आप एक कॉपी बना लो, है ना। हर संडे 4 बजे समीक्षा इंस्टीट्यूट का वो खोला आपने, महामैराथन के सारे क्वेश्चंस नोट भी कर लोगे और वो भी रिवाइज कर ले जाओगे, तो भी मैं आपको दावा कर सकती हूँ 30 से 35 क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे। पूरे कहाँ आएंगे मैडम? पूरे टेस्ट सीरीज और नोट्स में आएंगे, वो आपको ऐप में मिलेगा, है ना। और कंटिन्यूस थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। कम टाइम देना चाहते हो कि भाई बिल्कुल कम टाइम देना, तो संडे टू संडे ये तो है ना। चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं भाई। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बाछड़, ये इसको अगर हम बात करते हैं तो ये खासकर बाछड़ जो जनजाति है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्र में भी पाई जाती है। तो ये मेन इनका है, लोक कला है इनकी, जो वो है नटकार दिखाते हैं जो, है ना। चलिए ठीक है, मेरी आवाज़ वगैरह तो क्लियर आ रही होगी आई थिंक। बढ़िया, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? बहुत अच्छा है। जनजाति का नाम है हलवा, बिल्कुल, ये भी जनजाति है। मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? ये छोटी छोटी जनजातियाँ हैं भाई, बहुत छोटी छोटी, है ना, पर इनका भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। हालांकि इस पर हम छोटी जनजातियों पर भी एक दिन कवर करेंगे, है ना। और मैंने मध्य प्रदेश की 7 बड़ी जनजातियाँ जो हैं उनके वीडियो लेक्चर ले रखे हैं। आप चाहेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी, है ना, अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज समीक्षा इंस्टीट्यूट और भील ट्राइब डाल दिया, समीक्षा इंस्टीट्यूट कोरकू ट्राइब डाल दिया, समीक्षा इंस्टीट्यूट कोल ट्राइब डाल दिया, तो सारी ट्राइब्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, हैं। और बाकायदे एक प्लेलिस्ट भी है। चलिए आते हैं हम, हलवा जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, बताइए। सबसे पहली चीज़ है, उत्तर में नहीं पाई जाती, तो उत्तर तो दोनों हटा दो,
है ना, बिल्कुल पश्चिम में नहीं पाए, ये पश्चिम क्षेत्र है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पे कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, बता देती हूँ, है ना। ये दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है, कहाँ पे, दक्षिणी क्षेत्र में। अब देख लो भाई, अगर मैं बता दूं कहाँ पे कौन सी है। उत्तर में तो याद रखेंगे सहरिया सबसे इंपॉर्टेंट, सौर, सहरिया, सौर, मांझी, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके अभी तो ये तो है ही। अब सेंट्रल रीजन की बता देती हूँ कौन कौन सी है। यहाँ पे पनी का मिल, यहाँ पे ईस्ट में आते हैं, यानी पूर्वी क्षेत्र जो है कोल, ठीक है। इसके बाद बिंजवार, इसके बाद आपको मिलेगी यहाँ पे पनिका, ठीक है, ये तो है ही। अब बात करते हैं दक्षिणी में, तो बहुत सारी है। वेस्टर्न में यहाँ पे भील, बिलाला, रथिया, तबड़ी, है ना, भिलाला, यहाँ पे दक्षिण में आते हैं सबसे ज़्यादा मिल जाए, मतलब जनसंख्या सबसे ज़्यादा वेस्टर्न में, और सबसे ज़्यादा जो वैरायटी है, भिन्नता है, वो यहाँ पे आएगी कोरकू, ठीक है। फिर आएगी गोंड दक्षिणी क्षेत्र में, बैगा, भारिया, हलवा, कहर, कोरवा, बहुत है बहुत है, लाइन लगा देंगे अपन, भिम्मा, सब है इसमें, यहीं पे मिलेंगी आपको, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका दक्षिणी क्षेत्र में है। पर्टिकुलरली जिले की अगर हम बात करेंगे तो मंडला और छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती, ओके, बालाघाट और मंडला याद रखिएगा आप। तो बालाघाट जिला भी एक ही लगाना, तो बालाघाट, है ना, कि भाई कहाँ पर हलवा जनजाति होती है, तो बालाघाट सबसे मेन चीज है। चलिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न, हाँ, ये प्रश्न आपसे बहुत ही अच्छा है और पूछा जाने योग्य प्रश्न है। इसको बंद कर देते हैं ना। ये प्रश्न आपसे पूछा जाने योग्य प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, मैं पढ़ देती हूँ। कोरकू जनजाति वर्ष में कितनी बार जादुई शक्तियां एवं आत्माओं को बलि देकर प्रसन्न करते हैं? जादुई शक्तियां एवं जो है आत्माओं को बलि देकर प्रसन्न करने वाली कितने वर्ष में कितनी बार, वर्ष में ये कितनी बार करते हैं? बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो अपने जादू टोना ये 1 बार 4 बार, बिल्कुल 2 बार है इसका आंसर, ये 2 बार करते हैं, साल में 2 बार, ठीक है। कोरकू जनजाति की अगर हम बात करें तो ये जादू टोना आत्मा इन सब में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इसमें एक व्यक्ति होता है जिनका नाम है पडियार, याद रखिएगा, पडियार। पडियार माना जाता है ये सारे भगवान आत्माओं का, प्रेत का, हर चीज़ ये इसमें इसके पास होता है पूरा जवाब। ये पर्टिकुलरली कोरकू जनजाति का पूरा एक वीडियो, इसमें सारी बातें दिखाई गई हैं, कौन किस प्रकार की बलि कब देते हैं, और इसमें प्रश्न भी खूब लगातार आ रहे हैं दम से, ठीक है। ये रहा पडियार, वह व्यक्ति है जो जादुई शक्तियों का जानकार माना जाता है, बलि अनुष्ठान एवं संचालन करता है, और भौमिका जो है धार्मिक अनुष्ठान। देखिए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि भौमिका किस जनजाति में है, पडियार किस जनजाति में है, ये पूछे जाते हैं एज इट इज, ठीक है। आप याद रखेंगे, इसमें भूलने वाली कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत अच्छा प्रश्न, ये याद रखें क्योंकि क्वेश्चन आता है। सबसे पहली चीज है, आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने के लिए सामुदायिक रेडियो का क्या नाम है? बिल्कुल, कम्युनिटी रेडियोस अगर हम बात करते हैं तो ये चलाए जा रहे हैं, है ना, बिल्कुल चलाए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश में किस नाम से जो है, मध्य प्रदेश में किस नाम से? अरुणिमा, वान्या, संवेदना, नवजीवन, किस नाम से चलाए जाते हैं? ये क्वेश्चन भी अच्छा प्रश्न है। 2008 में भावरा अलीराजपुर से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, भावरा अलीराजपुर से शुरुआत हुई थी, और ये इसका जो है वान्या रेडियो नाम से ये चलाए जाते हैं। आजकल अगर हम बात करते हैं खलवा खंडवा में बात करें तो वहाँ पर आपको गोंड जनजाति का मिल जाएगा, केसला होशंगाबाद में बात करेंगे तो कोरकू का मिल जाएगा। इस तरीके से सबके अलग अलग है, तो बहुत सारे हैं, हम सारे नहीं पढ़ पाएंगे, समय नहीं है इसलिए, हालांकि यहाँ पे मिल जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ, इसका मुख्यालय जो है भोपाल में है, आदिम जनजाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा ये संचालित है, ठीक है। चलिए फिर आगे रेडियो का प्रश्न बढ़िया है। अच्छा, ये प्रश्न कुछ मिस हो गया, यहाँ से है प्रश्न आने,
प्रश्न 15 यहाँ से चालू होगा, यहाँ से, ठीक है, वो ऊपर की लाइन है, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहता है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस लेखक ने रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का वर्णन किया है? बढ़िया, क्लास में से ही क्वेश्चन आ गया है ना, क्लास में से ही क्वेश्चन, अगर कोई ध्यान से सुन रहा हो, मैंने पढ़ाया है ये, है ना, ध्यान से अगर आप सुन रहे हैं तो ये मैंने डेफिनेटली ये कराया है। चलिए देखते हैं कि कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं। ऐसा मैं देखना जरूर पसंद करूँगी कौन है जो ध्यान से सुन रहा है ना। रानी दुर्गावती के बारे में मैंने पहले ही बताया था, अगर कुछ भी पूछा जाए तो आपको किसको कोट करना है, सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसको आपको कोट करना है। क्या आप लोग कर रहे हैं? मैं देख लेती हूँ। बिल्कुल, बरनी, फैज़ी, फिरदौसी, अबुल फजल, बताइए भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया है, किसने दिया है? कामिनी सिंह जी ने, है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे कहा है कि सिर्फ एक ही है जो ये करेगा, वो है अबुल फजल। अबुल फजल ने असफ खान द्वारा चौरागढ़ को लूटे जाने की जो खबर है वो एक तरीके से अपनी किताब जो है, इसकी किताब कौन सी अच्छी है बताइए? अबुल फजल ने जो किताब लिखी है वो अकबर, आईने अकबरी लिखी है, अकबरनामा लिखी है, जो उसमें बताया है, ठीक है। 3 किताबें हैं, उसमें एक किताब के ही 3 पार्ट हैं, तो उसमें बताइए, लिखा है रानी दुर्गावती का शासनकाल कब से कब तक रहा था भाई? 1524 से लेके 1564 तक रहा था, 64 तक। गोंडवाना की वीरांगना नदी, ठीक है। चौरागढ़ राजधानी थी, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट, ये IMP लिख लो, चौरागढ़ इनकी राजधानी थी, ठीक है। अकबर के सेनापति असफ खान, जैसे कि मैंने बताया, कब? वही 1564 में उन पर आक्रमण किया। और फिर बात करते हैं रानी दुर्गावती जो है वीरता को, मतलब वीरांगना बन गई, वीरगति को प्राप्त हुई। अबुल फजल अकबर का दरबारी लेखक था जिसने कि आईने अकबरी और अकबरनामा में चौरागढ़ की लूट व रानी दुर्गावती के संघर्ष का उल्लेख किया है, याद रखेंगे। चलिए, ये डिस्क्रिप्शंस भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आदिवासी समाज में प्रचलित लमझैना शब्द का अर्थ क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, आप बिल्कुल कई फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रश्न आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देंगे सभी लोग। देखिए, ये वो प्रश्न हैं जो पूछे जाने योग्य प्रश्न हैं और आने भी चाहिए, मैं तो मानती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका ऑप्शन क्या? ये एक नृत्य है क्या? लमझैना, ये वर्ड लिखा है, ये PYQ है, ये क्या है? PYQ है, ये पूछा जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, फिर आप कहेंगे कि मैडम कैसे आ गया पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं लमझैना। ये शब्द जो है वो डांस, मैरिज, जो है यानी कि पोर्ट्रे यानी चित्रकारिता, या फिर पर्व त्योहार, किससे संबंधित है? देखिए, मुझे नहीं पता कोई जवाब दे रहा है। अच्छा, दिए हैं लोगों ने बी, और बिल्कुल सही जवाब दिया। ये होता है भाई घर दामाद, एक तरीके से, है ना। घर दामाद यानी कि लमझैना जो होता है, कि लमसैना विवाह होता है, उसमें लमझैना लड़के को बोलते हैं, लमनाई बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लड़की जो है वो लड़के को अपने घर लेकर आती है, ठीक है। ये कोरकू जनजाति में भी देखने को मिलता है, हमें गोंड में भी देखने को मिलता है इस तरीके की रस्म, है ना। तो ये काफ़ी जनजातियों में देखते हैं, बैगा में भी है इवन, ठीक है। लमझैना विवाह मध्य प्रदेश की कई जनजातियों में प्रचलित है। इसमें युवक युवती बिना दहेज एवं रीति रिवाज के साथ शादी करते हैं और समाज में मानकर, और बाद में क्या होता है, इसमें लिखा नहीं है वो वाली बात, सॉरी, जो इसमें बात है कि युवक जो है वो युवती के घर, यानी कि जो वधू है उसके घर जाता है। युवक जो है वो अपने मतलब ससुर जी की सेवा करता है ना। तो युवती के घर, याद रखना। पर ऐसा नहीं वही बस जाएगा, ये कुछ समय के लिए जाएगा, ऐसा नहीं। अच्छा, अंतर है, नहीं तो घर जमाई हो जाएगा ये, है ना। तो घर जमाई नहीं हो जाता है, इसमें होता है कि कुछ समय के लिए जाता है ना, जब तक वो उनकी ये ना हो जाए कि हाँ ठीक है, हम सेटिस्फाइड हैं कि आप हमारी लड़की को अच्छे से रख लोगे, और हाँ ठीक है, अभी तक जो आप हमें सेवा कर रही है, आपने अच्छी लग रही है, अब आप अपनी लड़की को लेके जा सकते हो, हमारी लड़की को लेके जा सकते हो। तो ये थोड़ा अंतर होता है, हालांकि सब वो है टेक्निकलिटी, आप उसमें ना जाए। Which tribal warrior was sentenced to the death by the British government for writing poetry? ये PYQ है, अच्छा प्रश्न है, और इस पे आपको मालूम होना चाहिए ये तो। बल्कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से जनजाति नायक हैं जिन्होंने क्या है, इनको पोएम लिखने के लिए सरकार ने या ब्रिटिश हुकूमत ने क्या किया था, मृत्यु दंड दिया था।
तो याद रखिएगा क्या है, तांत्या भील है, खज्जर नायक है, बादल भोई है या शंकर शाह है। तो शंकर शाह व रघुनाथ शाह, ये याद रखेंगे, दोनों लोग बाप बेटे थे। इनके जो पिताजी है शंकर शाह जो है इनमें से, तो इन्होंने एक जो है भारत माता के ऊपर या फिर जो मातृभूमि के ऊपर एक मतलब लेख लिखा था, और उस लेख की वजह से इनको मतलब ऐसा बताया गया था, उस लेख से सभी लोग प्रेरित हो गए थे, और उस लेख की वजह से इनको 18 सितंबर 1857 वाले दिन इनको तोप के आगे खड़े करके बाप और बेटे दोनों को मार दिया गया था, तोप से इनको उड़ा दिया गया था, लिटरली ऐसे ही हुआ था। तो ये चीज़ जो है आपको रखना। और ये किस जनजाति से, गोंड जनजाति के, गोंडवाना के राजा थे। अच्छा, कहाँ के थे ये? गोंडवाना में अगर बात करें तो आज के डेट में हालांकि जबलपुर पड़ेगा, तो जबलपुर क्षेत्र के ये राजा थे। ठीक है, याद रखेंगे आप इस बात को। अगला प्रश्न देखते हैं, ये पूरा लिखा है इसमें। उन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत कविता लिखी और ब्रिटिश उनको पुत्र के साथ तोप पे उड़ा दी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विच ट्राइबल पीपल कॉल देमसेल्फ यंगर ब्रदर ऑफ गोंड। लियो, ये तो क्लास से ही आ गया, ध्यान से सुना, तो अभी पढ़ाया था मैंने। इनमें से कौन सी जनजाति खुद को गोंड के छोटे भाई मानते हैं? मैंने क्लास में ही कराया अभी कुछ ही समय पहले, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। भैया बताइए कौन सी जो है, विच ट्राइबल पीपल कॉल देमसेल्फ एज द यंगर ब्रदर ऑफ द गोंड। बताइए भाई कौन से हैं? कोल है, भारिया है, बैगा है या फिर सहरिया है? बताइए। देखिए मैंने बताया था भील के छोटे भाई कौन है? सहरिया। भील के छोटे भाई कौन है? सहरिया। ऐसे ही गोंड के छोटे भाई हैं भारिया। अच्छा, कोल के छोटे भाई कौन है? कोल के छोटे भाई हैं कोरकू। याद रखिएगा, तीन तो आपको याद रखना है, ये छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं। ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा भारिया। अभी मैंने कराया था कुछ देर पहले जब मैं पीवीटी करा रही थी। चलिए देखते हैं, आप लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेम ऑफ द संस्कृत टेक्स्ट रिटन बाय द फेमस गोंड। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। संग्राम शाह, ये जो है ये मैं बता देती हूँ कब पेपर में आया था। असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था 1 जून को, एमबी का 2025, उसमें आया है प्रश्न, बहुत अच्छे से याद है। एमपीपीएससी एपी 2025 1 जून 2024 वाला जो अटेम्प्ट था, उसमें प्रश्न आया था मेन पेपर में, है ना। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये एज इट इज आएगा, आगे भी आएगा, है ना। चलिए भाई बताइए, जो राजा संग्राम शाह है, क्या नाम है क्या नाम है? राजा संग्राम शाह, है ना। प्रश्न का नंबर लिखा करें, ये आप ABCD आप लोग लिख देते हैं, ये अच्छी तरीका नहीं है, आपको लिखना चाहिए। प्रश्न नंबर 19 और उसका आंसर हम दे रहे हैं, प्रश्न नंबर 18 उसका आंसर हम दे रहे हैं। आप तो सीधे ABCD लिख रहे हैं, मुझे कैसे पता आप लोग सही जवाब दे रहे हैं या नहीं, है ना। चलिए, और बाकी आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। चलिए ठीक है, दीजिए आंसर। मैं चाहूंगी आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन है आपका भाई, संस्कृत टेक्स्ट रिटन बाय द फेमस गोंड रूलर संग्राम शाह। संग्राम शाह जो है एक प्रसिद्ध गोंड शासक हैं। आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करिएगा क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दें। संग्राम शाह द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ क्या नाम है भैया? क्या नाम है? रस रत्न माला। याद रखिएगा, ये एक म्यूजिक से रिलेटेड बुक थी। बिल्कुल, इसका आंसर 19 का बी, और बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, और बाकी लोग भी जवाब दें, सभी लोग ऑनलाइन आए और जवाब दें। चलिए बढ़िया है। वर्तमान जबलपुर क्षेत्र में इनका था रसरत्न माला किताब लिखी थी। अच्छा, ये वही संग्राम शाह हैं जिनको 52 गणाधिपति की उपाधि भी थी। क्या थी? 52 गढ़ यानी कि किले इन्होंने जीते थे, है ना, इसीलिए 52 गणाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी, याद रखिएगा। ठीक है, संग्राम शाह का नाम बहुत कुछ है, खैर ये अपनी बताते हैं पिता की हत्या करके राजा बने थे, है ना, ऐसा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन मध्य प्रदेश लोकेटेड एट विच प्लेस। बहुत अच्छा प्रश्न है ना, सीधे सीधे। कब स्टैब्लिश हुआ ये बताइए भाई? मध्य प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान, ये है 1952, याद रखिएगा बिल्कुल। 1952 में स्टैब्लिश हुआ था, है ना। उस समय पर ये कहाँ पर स्टैब्लिश था? इसकी
अब ये तो ये कहीं है इनमें से जहाँ भी है, पहले ये था छिंदवाड़ा में, पहले कहाँ पे था, छिंदवाड़ा में हुआ करता था, और फिर ये कहाँ पर हो गया बताइए भाई, फिर ये आज की डेट में जो है ये भोपाल पहुंच गया। आज की डेट में ये कहाँ पर है, भोपाल में। देखिए अगर कुछ क्वेश्चन आपके गलत होते तो उसका आंसर आप सही से लिख लीजिए, अगर लिखा करें, ठीक है। तो अभी ये भोपाल पहुंच गया, ठीक है। ये क्या काम करता है, नाम में ये दिख रहा है कि जनजातियों से संबंधित जितने भी अनुसंधान एवं विकास के कार्य हैं वो ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट द बर्थ प्लेस ऑफ द, हाँ ये सही है, दिनाल शाह द ट्राइबल हीरो ऑफ द स्टेट इन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 लोकेटेड एट प्रेजेंट, यानी कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में के जनजातीय नायक डिल्लन शाह के नाम है, डिल्लन शाह की जन्मस्थली वर्तमान में किस जिले में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बताइए। देखिए डिल्लन शाह की अगर बात करेंगे, ये पहले जो है 1800, पानी पी लूं हाँ जी बिल्कुल, डिल्लन शाह ये 1857 की क्रांति में लड़े थे। ये एक जनजातीय नायक है, खास कर ये गोंड वंश से संबंधित रखते हैं, गोंड जनजाति से संबंधित रखते हैं, ठीक है। एक मिनट पानी पी लूं। और जिला पड़ता है इनका नरसिंहपुर, है ना। किसी ने कुछ आंसर दिए हैं बट सही नहीं है, जिला है इनका है नरसिंहपुर। जी हाँ बिल्कुल, नरसिंहपुर जिले में अगर हम बात करेंगे वहाँ से इनका संबंध है, और ये वहाँ पर इन एक्टिविटीज़ को चला रहे थे। इसके अलावा एक दो और जैसे जिले लिखे कोई मैं आपको बता देती हूँ अपनी तरफ से, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति, है ना, के समय पे जनजाति नायक, खासकर भीमा नायक का नाम याद रखेंगे आप, सेंधवा बड़वानी, भीमा नायक, ये बड़वानी याद रखेंगे। और भीमा नायक जी की अगर हम बात करेंगे तो इनको काला पानी की सजा हुई थी, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, और इन्हें अंडमान जेल भेजा गया था, काला पानी की सजा हुई थी, ठीक है। इसके बाद लिख लीजिए खज्जा नायक, खज्जा नायक, इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी बड़वानी से हैं, और इनकी मृत्यु हो गई थी कहाँ पर, अम्बा पानी के युद्ध में। अच्छा, अम्बा पानी के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा आप याद रखेंगे शंकर शाह, रघुनाथ शाह, मैंने बता ही दिया इससे पहले ही, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, है ना। इसके बाद आप, ये जबलपुर से थे, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई का नाम याद रखेंगे, अवंतीबाई को नहीं भूलेंगे क्योंकि ये रामगढ़ मंडला से हैं। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई से पहले भी इन्होंने जो है शहादत दे दी थी, याद देखो, लिखते चलो, बहुत है वैसे तो, बट मैं मेन में लिखवा रही हूँ आपको, ये तो आने ही चाहिए, है। ये वो हैं जनजातीय नायक, ये कौन से हैं, ट्राइबल, है ना, जनजातीय नायक है 1857 क्रांति के। इसके अलावा आपको ये तो मेन है ही, है ना, आपको और भी है, मैं बाद में लिखा दूंगी, अभी तो इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, शेड्यूल ट्राइब कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड, बढ़िया क्वेश्चन है भैया। अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ भैया बताइए, मध्य प्रदेश में, कब, मध्य प्रदेश में, किस वर्ष हुआ। देखिए अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय की बात कर ले और स्टेट दोनों की बात कर लेते हैं। ये किसकी बात हो रही है, मध्य प्रदेश वाले की। मध्य प्रदेश वाली ये कैसी, एक तरीके से ये संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि ये विधि है, यानी कि स्टैट्यूटरी है, इसके लिए लॉ बनाया गया था। लेकिन संविधान में राष्ट्रीय, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात है, बिल्कुल है। किस अनुच्छेद या आर्टिकल के तहत है, किस अनुच्छेद या आर्टिकल के तहत है, 338A, है ना, ये इसके तहत ये बात की गई है, याद रखिएगा। अब ये मध्य प्रदेश वाले का आपको जवाब देना है कि मध्य प्रदेश वाला जो है वो कब का है। चलिए भाई, ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो 1995 में एस्टैब्लिश हुआ था, 1995 और 6, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। क्या किसी ने बी दिया था, बिल्कुल सही, आप लोगों ने सही जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर आते हैं, बहुत अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अबुल फजल रोट इन आईने अकबरी, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है जो मैंने एक ही बार
किस चीज़ से पढ़ा है उससे रिलेटेड है। सब लिंक करके पढ़ना चाहिए हमको, लिंक करके पढ़ने में जो है याद रहता है ना। अब आप क्या कर पाओगे, अब आप अनुमान लगा पाओगे सही जवाब का, है। क्वेश्चन नंबर है 23, अभी आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन स्टेटमेंट टफ लग रहा होगा, लेकिन जब हम एक बार लिंक करके पढ़ने लगते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ते हैं कि भाई ये व्यक्ति इसके बारे में ऐसा बोल रहा है, तो जब ये एक बार पता चल गया तो अगली बार पता ही है कि किसके बारे में बोलेंगे, है ना। अब देखो सही जवाब है, डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकिन जवाब आप लोग के सही आ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अबुल फजल, जब भी रानी दुर्गावती की बात आएगी, गोंडवाना की बात आएगी, तो अबुल फजल बोलेंगे, है ना, याद रखिएगा। तो ये देखो बिल्कुल सही, आप सब लोग के बहुत बहुत तालियां, एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन का सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप समझ गए हैं, कंसिस्टेंटली है, पढ़ते रहेंगे आएगा। अबुल फजल ने आईने अकबरी ने किस रियासत के बारे में लिखा है कि इसमें इतनी समृद्धि थी कि लोग सोने के सिक्के और हाथियों से कर चुकाते थे। टैक्स कैसे देते थे, टैक्स देते थे सोने के सिक्के और हाथियों में। अच्छा, हो सकता है अगली बार प्रश्न कैसा आ जाए, सुनिए, ये तो बढ़िया बढ़िया प्रश्न अब आ जाए। गोंडवाना रियासत के बारे में किस इतिहासकार ने यह बोला है कि यहाँ पर सोने के सिक्के व हाथियों से कर चुकाते थे, तो आप बता देंगे अबुल फजल। बढ़िया, शाबाश, अच्छा है, चल आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे भी याद रखिए भाई, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत अच्छा, योजनाएं भी है हमारे सिलेबस में, आपको पता होगा योजनाएं भी हैं, है ना। एक एक करके हर बार एक दो योजना आपको कवर हो ही जाती है, हर बार एक दो योजना के बारे में डिटेल में बता ही देती हूँ, है ना। देखो ऐसे ही होता है, एक बार लेके बैठोगे योजना रटनी है मुझे सारी, कि आज मैं सारी योजनाएं रटूंगा, आज मैं बिरसा मुंडा, आज मैं तांत्या भील, आज मैं ये आहार अनुदान भी पढ़ लूंगा, आज मैं आहार आपके ग्राम सब पढ़ लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है, नहीं हो पाएगा, आपसे याद ही नहीं होगा, आप सब कंफ्यूज हो जाओगे, सब मिक्स हो जाएंगी आपकी, है ना, कि भाई एसटी राहत योजना थी, ये थी, वो थी, सब कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे एक एक करके ही पढ़ा करो। चलिए आता कि ये किसके बारे में, मध्य प्रदेश में आहार अनुदान योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, 2017 से है, लिखते चले भाई, 2017 में ये लॉन्च हुई थी, तब से ये चल रही है योजना। अच्छा, फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग को सही समझ आ रहा है या नहीं। विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति यानी कि पीवीटीजी, किसकी बात हो रही है, पीवीटीजी की महिला मुखिया के प्रति माह 1500 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। वैसे तो अभी सारे ऑप्शन पढ़ना चाहिए वैसे मैं, है ना, हालांकि पूछा है कौन सा असत्य है, गलत है, प्रश्न भी पूरा पढ़ना चाहिए, मजेदार बात। तो हमें पहला तो सही है, बिल्कुल सही है, एकदम सही, है ना, पहला एकदम सही है। दूसरा बोला है यह योजना विशेष रूप से कमजोर जनजाति, ये बताई दिया, महिलाओं संबंध में पीवीटीजी है, बिल्कुल सही है। यह योजना 15 जिलों में लागू है, बिल्कुल पीवीटीजी 15 जिलों में है। यह योजना अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है, तो बिल्कुल नहीं है। ये पीवीटीजी, एसटी में भी पीवीटीजी है ना, उनसे संबंधित, तो यही हमारा जो है गलत है स्टेटमेंट। और अपन से वही पूछा था असत्य, तो हम आंसर लगाएंगे डी, है ना, असत्य पूछा था डी, ठीक है। नाइस एक्सप्लेन मैम, थैंक यू। चलिए बढ़िया है, तो ये याद रखेंगे, 2017 याद रखेंगे, इसमें 2017 भी लिख लीजिएगा। अच्छा, इसमें ना जब ये योजना शुरू हुई थी 2017 में, तब इसमें प्रति माह 1000 रुपये देने की बात थी, बट 2023 में इसको 1500 23 में इसको 1500 कर दिया गया है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी एक योजना है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, बढ़िया योजना है। इस योजना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, ये जो प्रश्न है ये पीवाईक्यू है, कल मैं देख रही थी, ये वेटरनरी का पेपर हुआ था, VAS 2024, पेपर भी याद है भाई मुझे, तो इस पेपर का ये प्रश्न है, ठीक है, वेटरनरी का असिस्टेंट सर्जन 2024 का पेपर का ये क्वेश्चन है। आप में से भी कोई देख रहा था ना वेटरनेरियन, जी हाँ बिल्कुल देख लो, ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये बात करते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, ठीक है, इस योजना के बारे में कौन सा सही नहीं है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए, क्या ये योजना 89 ब्लॉक में लागू है, तो बिल्कुल सही, सभी ब्लॉक में लागू है, बिल्कुल सही। ये है विलेज हेडक्वार्टर में, हाँ लागू नहीं है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ ग्राम मुख्यालय में लागू करना, ऐसा नहीं है। ये भी सही है, मतलब ये भी सही है, ठीक है। बेनिफिशरीज फ्रॉम द लोन टू परचेज व्हीकल फ्रॉम द राशन
ट्रांसपोर्टेशन अंडर द स्कीम विल बी फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी, यानी कि इस योजना के तहत जो गाड़ी दिलाई जाएगी ना, आपको व्हीकल दिलाया जाएगा बेसिकली, उस व्हीकल का लोन सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब का व्यक्ति ले सकता है। बिल्कुल सही है। फिर आता है अंडर दिस स्कीम अ सेक्टर ऑफ 5 विलेजेस डिटरमाइंड, इस योजना के तहत 5 गांव का एक सेक्टर बनाया जाएगा। ये गलत है, 5 गांव का सेक्टर नहीं है, एक सेक्टर पे एक व्यक्ति को लगाया जाएगा और वो 15 गांव का हो सकता है। 5 की जगह ये 15 थे, ठीक है। हाँ, 15 गांव का ये सेक्टर होता है। क्लियर? चलिए, ये थोड़ा सा याद रखना, डी आंसर है और इस पे सही आंसर आपने डी दिया, बिल्कुल सही दिया, ठीक है। नेक्स्ट ये बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 आप जवाब दे सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, भयंकर इजी। कोडो कुटकी इज अ टाइप ऑफ, कोडो कुटकी किस प्रकार का है, मतलब क्या है, किसका प्रकार है, ऐसा लिखना चाहिए था, थोड़ी सी गलती है। कोडो कुटकी क्या है? क्वेश्चन नंबर है 26, है ना भाई। दोस्तों को जरूर शेयर करा करें आप लोग। कोडो कुटकी क्या है? क्या ये सब्जी है, फसल है ना? ये एक तरीके की अनाज है या फिर जड़ी बूटी है ना? 26 AC कंफ्यूज है आप, मतलब सी बिल्कुल आसान है ना? इसको अनाज कोडो कुटकी ये। अच्छा बताइए, कहाँ का ODOP है? बढ़िया, ये क्वेश्चन। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, किस किस जिले का है ये बताइए। एक जिला एक उत्पाद स्कीम में बताए, ये किस जिले में है ODOP कोडो कुटकी, ये बताएं फिर मैं बता। अच्छा, मोटा अनाज, इसको बोलते हैं श्री अन्न, सरकार ने नया नाम दिया है, सरकार नाम बहुत चेंज करती है, अच्छी बात है, करना ही चाहिए, ठीक है। श्री अन्न इसको बोला जा रहा है, मोटा अनाज को, क्योंकि ये इसमें बहुत ऐसी कैपेसिटी है इसके अंदर जो पर्यावरण के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए और हेल्थ के लिए, तीनों के लिए अच्छी होती है। अब आप मुझे बताएंगे कोडो कुटकी किस किस, देखो डिंडोरी सही है, बाकी बताएं, मैं बता देती हूँ तब तक, जिसको नहीं पता। मंडला, अनूपपुर, डिंडोरी और सिंगरौली, इन तीनों में जो है ODOP के तहत जो है वो कोडो कुटकी है। ODOP ये बालाघाट में चिन्नौर चावल है, 5 डिस्ट्रिक्ट नहीं, 5 नहीं है, ठीक है, 5 नहीं, ये आपका 4 ही है, ठीक है। सिंगरौली, बैडन, एनर्जी सही बात है, डिंडोरी, हाँ ये 4 ही है, मदसी, ठीक है, याद रखेंगे। मैं आपको और भी याद करती हूँ, ODOP तो मैंने सारे एक वीडियो है बना रखा है पूरा, फिर से अब मेरे को बनाना है, ठीक है। आप लोग मेरे ODOP का वीडियो देख सकते हैं। चलिए, ये हो गया पूरा। नेक्स्ट ODOP आता ही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आता ही आता है ना। चलिए ठीक है। द फेस्टिवल ऑफ द फर्स्ट यूज ऑफ द, बहुत अच्छा प्रश्न ये आया है, बहुत अच्छा प्रश्न, इम्पोर्टेंट, आगे आएगा, अभी PYQ तो नहीं है बट आगे आ सकता है ये प्रश्न, है ना। यानी कि नए अनाज के पहले उपाय का त्योहार, उपयोग का प्रयोग, मतलब कि जो नया अनाज आ रहा है तब उसको हम उपयोग कर रहे हैं, उस त्योहार को क्या बोलते हैं? क्या अक्षय तृतीया बोलते हैं, है ना। इसके बाद लिखा है इसमें लमकाजा ये बोलते हैं, या फिर इसको मामूलिया बोलते हैं, या फिर नवाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए भाई, फटाफट बता दीजिए। इसका आंसर बहुत अच्छा है, इजी है ये, है ना, नाम से भी समझ आ रहा होगा। नवाई नई फसल के लिए होता है, नवाई उत्सव ज़्यादातर जनजातियों में मनाया जाता है ना। बिल्कुल सही है, आप लोग एकदम सही उत्तर दे रहे हैं, है ना। नवाई इज अ ट्रेडिशन, जहाँ पे मैं बताया नई जो फसल आती है तो उसका उपयोग किया जाता है। चलिए, ये प्रश्न अच्छा है भाई। देखिए, ये हमारा एक्ट है, MP का एक्ट है, ठीक है, मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत, किस धारा के तहत राज्य चुनाव, अच्छा ये प्रश्न इधर आ गया है, ट्राइब से रिलेटेड नहीं, बट ठीक है बता देती हूँ आपको, है ना, PYQ बट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। किस धारा के तहत जो है राज्य निर्वाचन आयोग बना है, ये बढ़िया, चलिए है
बताइए, इसका आंसर देंगे। ये जो है देखिए PYQ है और इसमें आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, बट आप लोग इसको लिख लेंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये जो एक्ट है इसकी धारा कौन सी है? 41। इसका आंसर है सेक्शन 41। सेक्शन 41 की जो मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, ये कब का है? 1993। कब लागू हुआ ये एक्ट? याद रखिएगा 25 जनवरी 1994 को ये एक्ट जो है वो मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। डेट याद नहीं रखनी, डेट नहीं भूलनी आपको, ठीक है। इसकी सेक्शन 41 के तहत राज्य, अच्छा ये इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद आर्टिकल जो है 243 के में दे रखा है ना, 243 के में दे रखा है। ओके, हाँ बिल्कुल सही, आप लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये बताइए, बहुत अच्छा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना, इजी भी है खासकर, है ना। अब इसमें अगर हम देखें, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में मेघनाथ को देवता के रूप में पूजा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर हम बात करें, ये आएगा क्वेश्चन जब आपसे मेघनाथ पर्व पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश में मेघनाथ पर्व जनजातियों द्वारा कब मनाया जाता है, ये पूछा गया था। बिल्कुल, मेघनाथ पर्व किस माह में मनाया जाता है, ऐसा प्रश्न आया था। तो लोगों ने आंसर दिया था, सही दिया था, जिनने गलत दिया था उनके नंबर कटे थे। फागुन का महीना था, होली के अगले दिन मनाया जाता है। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई मेघनाथ की पूजा किस जनजाति में होती है। अब आपके पास जो ऑप्शन है उनमें से जवाब देना है, ठीक है। आपके पास जो ऑप्शन है उनमें से देना है, ठीक है। और बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही, कोरकू, एकदम सही है। मेघनाथ कोरकू, याद रखिए, खम्ब स्वांग मेघनाथ के लिए ही होता है, बिल्कुल सही, एकदम सही जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं इस बार। आवाज जा रही है मेरी? मेरी आवाज जा रही है अभी? चलिए भाई, कोरकू जैसे कहता है, मेघनाथ जो है इनको रावण के बेटे, और कोरकू जनजाति जो है खुद को मानती है कि हम रावण के वंशज हैं, कोरकू और गोंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं। विच ऑफ दीज थ्री स्पेशल बैकवर्ड, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये आप सही जवाब देंगे, रिपीट हुआ है तो आप एकदम सही जवाब देना चाहिए कि पीवीटीजी कौन सी है? मध्य प्रदेश की पीवीटीजी, मैंने कहा था ना बोल लो, कमरे में हो तो बोलो। मध्य प्रदेश में 3 पीवीटीजी हैं, मध्य प्रदेश में 3 विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह हैं। मैंने कहा कमरे में बोलें तो बोल बोल के पढ़ें, और कौन कौन सी हैं ये अब आप सही जवाब देंगे। अब इसमें गलत जवाब देने का कोई स्कोप ही नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 30 और आंसर सही आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल सही जवाब दिया है, अब एकदम सही आए हैं आप लोग के जवाब। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये लो यार, रिपीट अभी बताया जस्ट। अब इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है ना, भोलेपन में अपने, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। अभी अगर ध्यान से क्लास आप सुन रहे थे तो बिल्कुल आप जवाब दे देंगे कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज कानून कब लागू हुआ। मध्य प्रदेश में पंचायती राज, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने ये बताया था, वो जो मैं इलेक्शन कमीशन वाला धारा बता रही थी 41, उसके तहत ही मैंने बताया था आपको कि मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ है। चलिए हाँ, राजेश्वरी जी सही सुन रही है एकदम, है ना। ये है 25 जनवरी, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम पीछे जाएंगे तो 1964 का वर्ष आता है। मध्य प्रदेश ने पहली बार 1964 में पंचायत रिलेटेड कानून बना दिया था। लेकिन क्या होता है, 1993 में 73वां संविधान संशोधन होता है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, यानी कि संविधान में लिख दिया जाता है कि हमें क्या बनाना है, पंचायत बनानी है, ऐसा लिख दिया था। इस संविधान संशोधन के तहत ये कानून बनाने वाला पहला राज्य ही मध्य प्रदेश था। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 73वें संविधान संशोधन के तहत कानून बनाने वाला राज्य सबसे पहला मध्य प्रदेश था। रिपीट है, अच्छे से सुने। और ये जो एक्ट बनाया गया था दिसंबर में, ये पास हो गया था और
25 जनवरी वाले दिन मध्य प्रदेश में ये लागू हुआ था। इसीलिए मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसी दिन मनाया जाता है। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये हो गया पूरा बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिर से आहार अनुदान योजना, ये आपने अभी जस्ट पढ़ी है और अब आप इसका सही जवाब बता सकते हैं। अगर आप क्लास में लगातार थे, आवाज नहीं आ रही? आ तो रही। डोंट मैम आवाज म्यूट कर दो। चलिए चलिए भाई, आहार अनुदान योजना की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सभी जनजाति, बिल्कुल सही जवाब दिया आप सभी ने, बहुत अच्छा जवाब दिया और एकदम सही जवाब दिया। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। बता चुके 2017, इसमें 1500 रुपए आज की डेट में दिए जाते हैं, पहले 1000 दिए जाते थे। चलिए हाँ ये बताइए, ये आज हमने इसके बारे में पढ़ा है कि 1995 है ना, मैं ये मध्य प्रदेश का एसटी कमीशन अपॉइंट हो गया था, बिल्कुल हुआ था। अब इसके तहत कितने वर्ष के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है, नियुक्ति की जाती है ना। इसकी संरचना कैसी है पहले तो ये बताइए। 1+2 की संरचना है, एक अध्यक्ष 2 मेंबर होते हैं। कितने वर्ष के लिए अपॉइंट किए जाते हैं ये जवाब देना है। कौन करता है ये मैं बता देती हूँ, राज्य सरकार। ये पूरा राज्य सरकार पर ही निर्भर है, अपॉइंटमेंट के लिए, सैलरी के लिए, हर चीज के लिए राज्य सरकार, रिपोर्ट भी राज्य सरकार। अब बताइए कितने वर्ष के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। देखिए इनको जो है 3 वर्ष के लिए अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, 3 इयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बहुत अच्छा प्रश्न, PYQ है ये PYQ है, बढ़िया बात है। ये नागमोरी एक तरीके की ज्वेलरी है ना, ये पूछा जा चुका है। नागमोरी एक प्रकार का क्या है, हालांकि ये प्रश्न ऐसा नहीं आया था, वो तो मैंने इस तरीके से बना दिया है, बट प्रश्न ऐसा आया था नागमोरी क्या है, ठीक है। एज इट इज PYQ नहीं, बट ऐसा पूछता नागमोरी क्या है, ठीक है। तो मैंने इसको भी थोड़ा सा अलग तरीके से बना दिया है। नागमोरी एक तो आभूषण है, ठीक है। अब ये किस प्रकार का आभूषण है ये आपको जवाब देना है। क्या ये गले में पहना जाता है और सोने का है, क्या ये पैर में पहना जाता है चांदी का है, क्या ये नाक में पहना जाता है गोल्ड का है, क्या ये बाजू में पहना जाता है चांदी का है, ठीक है। अब ये नागमोरी जो है एक तरीके से अगर हम बात करते हैं, ये जनजातियों में पहने जाने वाला आभूषण है। PYQ में पूछा गया था नागमोरी क्या है, तो एक आभूषण था, ये तो क्लियर है। बट ये किस प्रकार का आभूषण है तो मैं आपको बताऊं, ये बाजू में पहना जाता है, बाजू में, और चांदी का होता है, ठीक है। खासकर इसके लिए अगर मैं बताऊं कि जनजाति में पहना जाता है नागमोरी, ये बैगा में है, कोरकू में है ना, इन जनजातियों में पहना जाता है, ठीक है। और भील में भी पहना जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल मध्य प्रदेश की भील, गोंड सभी कम्युनिटीज़ में ये दक्षिणी मध्य प्रदेश की जनजातियां जो है ना, जो कि नर्मदा सोन वैली में रहती हैं, ज़्यादातर उनमें ये पॉपुलर है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि 1-2 जनजातियों में है, लगभग सभी में है। विच एक्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन मध्य प्रदेश टू रिकॉग्नाइज अ फॉरेस्ट राइट। अरे ईजी है ये तो, सीधी बात पूछ रहे हैं कि वन अधिकार कानून कब आया। सीधी भाषा में वन अधिकार कानून कब आया है। वन अधिकार कानून अगर मैं बताऊं तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, ये देखा जाए तो ये जनजाति समुदाय और ऐसे समुदाय जो जंगलों में निवास करते हैं, वनवासी समुदाय जो होते हैं, उनको जंगल के ऊपर उनका अधिकार देते हैं, ठीक है। इसमें 3 तरीके के अधिकार की बात की है। एक तो पर्सनल राइट्स यानी कि व्यक्तिगत अधिकार, दूसरी बात की गई है कम्युनिटी राइट्स जो कि उनके समुदाय के होंगे, और तीसरा होगा बाय हैबिटेशन राइट यानी कि आपके अनुवांशिक अधिकार, जो आपको वहाँ पे पूरा रहने का अधिकार है, आवासीय अधिकार है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के हैं। हालांकि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का है और इसमें 2-3 बातें हैं, याद रखिएगा। 2007 खासकर दिसंबर 2007 में ये लागू मतलब पारित हो जाता है, मतलब इसको एक्ट पास कर दिया जाता है, और जनवरी 2008 में इसके नियम और
इम्प्लीमेंट करने का काम हो जाता है। ठीक है, ये 3 डेटें आपको याद रखनी है, पूछा जा चुका है सारी चीज़ें। ठीक है, एक्ट 2006 का है और इसमें कट ऑफ डेट है, यानी कि वो है 2005 की। चलिए बढ़िया। रानी दुर्गावती श्री अन्न इंसेंटिव स्कीम ये किस में लागू है? ये मैंने बताया था आपको, ये कब आई है? 2024 में आई है, क्योंकि 2024 में श्री वीरांगना श्री दुर्गावती जी जो थी बेसिकली उनकी 500वीं वर्षगांठ थी कि 500 वर्ष इनको पूरे हो गए थे, तो उस तहत में उस सेलिब्रेशन में ये स्कीम लाई गई थी, 2024 में लाई गई है रानी दुर्गावती श्री अन्न इंसेंटिव मतलब स्कीम या श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, हिंदी में पढ़िए ज़्यादा बेटर लगेगा, है ना। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन, इस योजना के तहत क्या होता है, प्रति किलो पर 10 रुपये सरकार अपनी तरफ से देगी, है ना, इंसेंटिव देगी श्री अन्न के उत्पादन में। तो नाम में श्री अन्न यानी कि मोटा अनाज है ना। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बस 3 क्वेश्चन और हमारी ये क्लास आज की समाप्त हो जाएगी। इसमें बढ़िया प्रश्न हमने किए हैं, बहुत सारे किए हैं, है ना। और अगले टर्न पे अच्छा इसमें मैं जल्द से जल्द एक 500 क्वेश्चन का रैपिड फायर जो लाऊंगी, है ना, एकदम रैपिड फायर तरीके से हम 500 प्रश्न करेंगे और वो पूरा रिवीजन होगा आपके पूरे MPGK का, वो भी जल्द से जल्द क्लास आपकी आने वाली है। पिथौरा पेंटिंग इज पेंटेड मेनली बाय विच ट्राइब, किस जनजाति द्वारा होती है बताइए। पिथौरा पेंटिंग जो है ये आपकी भील और भिलाला जनजाति द्वारा की जाती है। इसके लिए बिल्कुल सी सही, 37 का सी आंसर एकदम सही है, बिल्कुल सही है। इसमें भूरी बाई का नाम आपको भूलना ही नहीं है, भूरी बाई, है ना। पेमा फात्या, है ना, ये नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें अगर हम बात करेंगे, एक पॉइंट इसमें मैं शायद मिस कर रही हूँ जो नहीं लिखा, इधर लिख देती हूँ, लिखेंद्र याद रखिएगा। जो लोग पेंटिंग बनाते हैं ये उनको लिखेंद्र कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है ये, व्हेन वाज द शेड्यूल्ड STSC, रिपीट हो गया प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। ये STSC एक्ट से रिलेटेड जैसा कि था, ये कब आया था 1989 में। अच्छा इसमें पूछा गया, ये नहीं पूछा गया, इसमें ये पूछा गया कब ये लागू हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न है लागू, ठीक है बढ़िया है। इसमें लागू पूछा गया है तो 1990 है। ठीक है, एनेक्ट यानी कि ये पारित कब हुआ था, तो ये 1989 था, लेकिन ये लागू कब हुआ है 1990 में हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सारा इसमें लिखा हुआ, एक बार पढ़ लीजिएगा गो थ्रू। अच्छा ये प्रश्न बहुत अच्छा है, फुल नेम ऑफ नर्थी, नर्थी का पूर्ण रूप क्या है, ये क्या है। नर्थी पहले तो 1984 में जबलपुर में इस्टेब्लिश हुआ था। ये जनजातीय स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी कि ट्राइबल हेल्थ से रिलेटेड है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ, ये बी इसका आंसर हो जाएगा, जबलपुर में स्थापित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा बी। बहुत अच्छा, सही जवाब दे रहे हैं आप बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जबलपुर हेडक्वार्टर बिल्कुल सही है, जैसे कि बता ही दिया गया है आपको ये सारी बातें, है ना। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, अरे नेक्स्ट प्रश्न, अरे थक गया बेचारा ये भी, कोई नहीं। अरे लो, वो बगोरिया में डिस्कस किया था ये हमने, गोल गधेड़ो पर्व या फिर गोल गधेड़ो उत्सव जो है किससे संबंधित है, ये विवाह से संबंधित है। किसके विवाह से संबंधित है, ये भील, जैसे कि बताया था। ठीक है बढ़िया, ये थोड़ा इजी प्रश्न हो गया, गलती से इसमें लास्ट में आया, पर ठीक है, हम कोरिलेट करके पढ़ रहे हैं, हमें कोई आपाधापी नहीं है, हमें कोरिलेट करके पढ़ना है, हमें याद रखना है, सारी बातें एक बार में हमें याद आ जानी चाहिए। तो आज की क्लास में काफ़ी कुछ हमने जो है नई चीज़ें की। अच्छा अब एक दो बातें मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप MP ट्राइब पढ़ना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली MP ट्राइब का कोर्स समीक्षा इंस्टीट्यूट के ऐप पर अवेलेबल है। मैंने ही वो कोर्स पढ़ाया है और मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो मैं असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर एग्जाम क्वालिफाई करके बैठी हूँ, इंटरव्यू दे के बैठी हूँ, रिजल्ट का वेट कर रही हूँ, जो कि स्पेसिफिकली ट्राइबल डिपार्टमेंट द्वारा ही कराया गया था, है ना, MPPSC का। इसके अलावा आपको अगर मान के चले मेरा एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है तो ये ट्राइब में स्पेशलाइजेशन, आप पूरा ट्राइब अगर पढ़ना चाहते हैं तो ऐप पर एक कोर्स
कोर्स अवेलेबल है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आई थिंक 300 या 200 एक बुक की प्राइस में वो कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा और उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी टेस्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप पूरा ही MPG के पढ़ना चाहते हैं तो समीक्षा इंस्टीट्यूट का ऐप आप डाउनलोड करके उस पर ये ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट आपको सारे जवाब मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।